प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अलाभकारी संस्थाओं के लेखे। अलाभकारी संस्थाओं के लेखे में प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और बैलेंस शीट के संदर्भ में हमने जानकारी ली थी और इस संदर्भ में हमने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पढ़े थे। इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न जो है वह इस प्रकार से है, दिए गए विवरणों से आय व्यय खाता यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। जब बात आय विवरण खाता बनाने की हो तो यहाँ कुछ बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। पहली बात, आय व्यय खाते में केवल और केवल आयगत मदों का लेखा किया जाता है। किसी भी प्रकार की पूंजीगत मद का लेखा जो है आय व्यय खाते में नहीं होगा। दूसरा बात क्या ध्यान में रखना है, केवल और केवल चालू वर्ष से संबंधित लेखों को रिकॉर्ड किया जाएगा, गत वर्ष या अगले वर्ष से संबंधित नहीं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान में रखना है, चालू वर्ष से संबंधित आय और व्यय चाहे उनके संदर्भ में राशि प्राप्त या भुगतान की गई हो अथवा बकाया, दोनों ही सूरतों में उनको जो है शामिल किया जाएगा। किसी भी प्रकार की पूंजीगत मद को नहीं जोड़ा जाएगा। मद चाहे रोकड़ी है या गैर रोकड़ी है, आय व्यय खाते में हस्तांतरित की जाएगी। तो क्या क्या सूचनाएं दे रखी है, फीस एकत्रित, तो निश्चित रूप से किसी भी संस्था के लिए जो फीस है वो एक आयगत मद होती है, आय का स्रोत माना जाता है। आगे लिखता है, पिछले वर्ष के खातों से 80,000 रुपए सहित 5,20,000, टोटल जो फीस है 5,20,000 है, लेकिन 80,000 जो क्या है लास्ट ईयर से संबंधित है। अभी हमने बात किया था कि केवल चालू वर्ष के लेखे रखने हैं, तो ये जो 80,000 रुपए गत वर्ष के हैं उन्हें घटाया जाएगा। इसके बाद में वर्ष की बकाया फीस 30,000 रुपए, तो फीस चाहे प्राप्त हो अथवा बकाया अगर चालू वर्ष से संबंधित है तो उसे लिया जाएगा। यानी 5,20,000 जो टोटल प्राप्ति है, इसमें से 80,000 जो गत वर्ष के हैं उन्हें हम घटा देंगे और करंट ईयर के जो 30,000 रुपये अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं उस राशि को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, उस राशि को हम जोड़ देंगे। इसके बाद में बात करते हैं वेतन भुगतान, पिछले वर्ष के खातों से 5,000 रुपये सहित वेतन कितना चुकाया गया है, 68,000, लेकिन आय व्यय खाते में केवल और केवल हम चालू वर्ष से संबंधित लेते हैं। तो 68,000 में 5,000 रुपये जो है पिछले वर्षों से संबंधित है उन्हें हम घटाएंगे, उनको शामिल नहीं करना है। अगली सूचना क्या कहता है, वर्ष के अंत में बकाया वेतन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है, इस राशि को जोड़ा जाएगा क्योंकि ये क्या होगी, आपकी चालू वर्ष की इनकम होने वाली है। नेक्स्ट क्या सूचना दे रखी है, मनोरंजन व्यय, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, निश्चित रूप से खर्च है, खर्चों में इसे दर्शाया जाएगा। इसके बाद में क्या लिखता है, टूर्नामेंट व्यय, मीटिंग व्यय, यात्रा व्यय, ये सभी क्या है, एक्सपेंडिचर है, खर्च है, इन्हें आय व्यय खाते में जो है प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद क्या सूचनाएं दे रखी है, पुस्तक और पाक्षिकों का क्रय, 31,000 रुपये पुस्तकों के क्रय सहित, टोटल जो मैगजीन्स एंड बुक्स है वो 40,000 रुपये की खरीदी गई है, जिसमें 31,000 रुपये जो क्या है, 31,000 रुपये जो है क्या है अपना पुस्तकों से संबंधित है। तो क्या किया जाएगा, इस 31,000 को घटाएंगे क्योंकि मैगजीन्स की राशि लेनी है, जो पुस्तकें हैं वो संपत्ति है, अपनी पूंजीगत मदें हैं, उनको शामिल नहीं करेंगे। फिर लिखता है किराया, डाक व्यवहार, छपाई या प्राप्तदान, ये सभी क्या है, ये सभी की सभी आयगत मदें हैं और इन्हें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शामिल करेंगे। किस प्रकार से शामिल करेंगे, तो सबसे पहले फीस जो है 5,20,000, इसके अंतर्गत ये 80,000 रुपये घटाएंगे जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पिछले वर्ष से संबंधित है, और 30,000 जोड़े जाएंगे क्योंकि ये चालू वर्ष की बकाया राशि है। तो किस प्रकार से 5,20,000 रुपये है जो आपको फीस का दिया हुआ है। क्लियर है।
इसमें से क्या करना है, गत वर्ष के घटाने हैं। कितने हैं गत वर्ष के, स्पष्ट रूप से लिखा है पिछले वर्ष के खातों से 80,000 रुपए सहित, यानी ये 80,000 जो है 5,20,000 में जुड़े हुए हैं। घटा दीजिए, किस प्रकार घटाएंगे, ये यहां पर हम लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4,40,000 रुपए। अब क्या करना है, और जो सूचना दे रखी है वो लिखा है वर्ष की बकाया फीस 30,000, फीस जो प्राप्त नहीं हुई लेकिन है तो संबंधित वर्ष की, बकाया हुआ तो क्या हुआ, इसको शामिल करेंगे। तो ये जो है 30,000 रुपए यहां पर ले लिया जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो आएगी वो आएगी आपकी 4,70,000 रुपए। कितना आ जाएगा 470,000, 4,70,000 रुपए। इसके बाद में क्या सूचनाएं दे रखी है, वेतन पिछले वर्ष के खातों से 5,000 रुपए सहित 68,000। तो 68 में से ये 5,000 रुपए जो घटाया जाएगा क्योंकि ये गत वर्ष का है। और आगे सूचना क्या दी गई है, आगे सूचना दी गई है वर्ष के अंत में बकाया वेतन। तो इस बकाया वेतन को जोड़ देंगे, यानी 68 में से लास्ट ईयर का 5,000 घटेगा और अभी जो बकाया दे रखा है 3,000 उसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। किस प्रकार, सैलरी आपको दे रखी है 68,000, लास्ट ईयर के हैं 5,000 यानी 63,000, और ऐड क्या करना है, बकाया जो आपको दे रखा है 3,000 इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना राशि ट्रांसफर हो जाएगा 66,000, यानी जो सैलरी का जो राशि है वो 66,000 रुपए जो है आपका हस्तांतरित हो जाएगा। इसके अलावा कौन सी मदद दे रखी है, मनोरंजन व्यय 8,000 रुपए, खर्चा है खर्च पक्ष में 8,000 लिख देंगे, मनोरंजन व्यय ये आपका आ जाएगा 8,000 रुपए। और कौन सी सूचना दी गई है, मनोरंजन व्यय के बाद में टूर्नामेंट व्यय, कितना दे रखा है टूर्नामेंट व्यय, ये आपका दे रखा है 25,000 यानी 25,000 रुपए। तो टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर कितने आ जाएंगे 25,000। और 25,000 के बाद में कौन सी मद दी गई है, इसके बाद में जो मद है वो है मीटिंग व्यय, कितना दे रखा है 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए जो है मीटिंग व्यय आ जाएंगे। ये मीटिंग एक्सपेंसेज 18,000 यानी 18,000 रुपए। इसके बाद में कौन सा खर्च दिया गया है, यात्रा व्यय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज 7,000, तो ये भी खर्चा है, खर्च पक्ष में जो है 7,000 लिख देंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज ये आपका आ जाएगा 7,000 रुपए। और क्या सूचना दी गई है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है पुस्तक और पाक्षिक यानी मैगजीन्स का जो क्रय है वो दे रखा है 40,000, लेकिन पुस्तकों के 31,000 रुपए जो है पुस्तकों के क्रय भी इसमें शामिल है। तो इस 31,000 को घटाया जाएगा, यानी कितनी राशि लेने वाले हो 9,000 रुपए। मैगजीन्स में कितना जाएगा आपका 9,000 रुपए। टोटल 40,000 था, 40,000 में से 31,000 किस चीज के हैं, बुक्स के हैं, तो कितनी राशि आ जाएगी 9,000 रुपए। इसके बाद में क्या आएगा, किराया जो आपको दे रखा है वो है 15,000 यानी 15,000, निश्चित रूप से खर्चा है, डेबिट पक्ष में लिख देंगे। 15,000 रुपए ये आपकी रेंट की राशि। रेंट के बाद में क्या सूचना दे रखी है, इसके बाद में जो सूचना है वो है आपका डाक व तार व दूरभाष 6,000 रुपए। कितना आ जाएगा 6,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम खर्च है, डेबिट पक्ष में आ जाएगा। इसके बाद में क्या सूचना दे रखी है, छपाई व लेखन सामग्री प्रिंटिंग व स्टेशनरी, कितनी राशि दे रखी है 18,000 रुपए। खर्चा है, कहाँ जाएगा, डेबिट पक्ष में जाएगा, ये 18,000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आ जाएगा। अब नेक्स्ट मद कौन सी दे रखी है, अगली जो मद है वह है प्राप्त दान यानी सब्सक्रिप्शन जो है
25,000 रुपये। तो निश्चित रूप से जो सब्सक्रिप्शन प्राप्त है वह क्या होती है, इनकम होती है। कहाँ लिखोगे, इनकम पक्ष में लिखा जाएगा। कितनी राशि है, 25,000। ये सारी मदों का जो ब्यौरा है, जो डिटेल है, वो हमने यहाँ पर लिख ली। सैलरी जो है आपकी 66,000, ये दे रखा है 8,000, 25, 18, 7, 9, 15, 6 और 18, और वहाँ 4, 70, 25। तो यहाँ की टोटल करेंगे आप 495, 4,95,000। इधर की टोटल करेंगे 66 और 8, 74, 99, 1, 17, 24, 33, 38, 48, 54, 64 और 8, 72। जितना भी राशि आएगा 495 से आप घटाएंगे 72 को, तो कितना आ जाएगा आपका, 3,23,000। यह सरप्लस, मैं बैलेंसिंग फिगर लिख देता हूं अंतर में, 3,23,000 रुपये जो क्या आ जाएगा आपका सरप्लस की राशि आ जाएगी। सीधी सी बात है, जो पूंजीगत मदें हैं उसका हस्तांतरण नहीं करना है। करंट ईयर की चाहे बकाया हो या प्राप्त या भुगतान राशि, सारी राशियां लेनी है। लेकिन गत वर्ष या नेक्स्ट ईयर की किसी भी प्रकार की राशि का जो समावेश है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाते में शामिल नहीं करना है। चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक स्पोर्ट्स क्लब की कुछ मदों से संबंधित सूचना इस प्रकार है। आपको आय व्यय खाता या जो तुलन पत्र है उनमें इन राशियों को किस प्रकार से दर्ज किया जाएगा। क्या क्या सूचनाएं हैं। खेल निधि 1 अप्रैल 2016, खेल निधि का प्रारंभिक शेष आपको दे रखा है 35,000 रुपए, और विनियोग भी कितना दे रखा है, 35,000। खेल निधि के बारे में मैंने बात की थी, जितना भी राशि विनियोग है वो संपत्ति पक्ष में जाएगा, और जितना निधि बनाया गया है वो दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। और उस निधि पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है या खेल निधि के लिए जो अनुदान प्राप्त हो रहा है, जो उससे संबंधित आय है वह उसमें जोड़ी जाएगी। किसमें, खेल निधि में। और खेल निधि से जो राशि खर्च की जाती है उस राशि को हम क्या करते हैं, उसमें से घटाते हैं, लेस किया जाता है। तो जो खेल पुरस्कार है, खेल आयोजन पर जो व्यय है, उन्हें हम घटा देंगे। इसी प्रकार सामान्य निधि, निधि दायित्व पक्ष में जाएगा, विनियोग संपत्ति पक्ष में, और विनियोगों पर ब्याज या अन्य कोई प्राप्ति हो रही है इस निधि के संदर्भ में तो वह भी निधि में जोड़ दी जाएगी। किस प्रकार से, सबसे पहले खेल निधि का प्रारंभिक शेष 35,000 रुपये, तो स्पोर्ट्स फंड का 35,000 आपको क्या दे रखा है, प्रारंभिक शेष दिया गया है। इसके पश्चात क्या सूचना दे रखी है, खेल निधि का विनियोग 35,000, विनियोग कहाँ जाता है, संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। ये स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये संपत्ति पक्ष में लिख देंगे 35,000 रुपये। इसके बाद में क्या सूचना दी गई है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है खेल निधि विनियोगों पर ब्याज। ब्याज जो प्राप्त किया जा रहा है या इस निधि में अन्य कोई राशि प्राप्त की जाती है तो निधि में वह राशि जोड़ी जाएगी। तो 4,000 रुपये जो है ब्याज हम ऐड कर देंगे। इसके बाद में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, नेक्स्ट सूचना है निधि के लिए अनुदान प्राप्त किया जा रहा है 15,000, तो इससे भी हम क्या करेंगे, प्राप्त राशि है निधि से संबंधित, जोड़ देंगे 15,000। तो कितना आ गया, 54,000, 54,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है खेल पुरस्कार है 10,000, खेल आयोजन पर जो है आपका 4,000। तो जो पुरस्कार की राशि या जो खर्च की गई राशि है वो क्या है, इस निधि का उपयोग या इस निधि से खर्च की गई राशि क्या करना है, घटा देना है। तो खेल पुरस्कार जो 10,000 है वो घटा देंगे, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, नेगेटिव है, माइनस करना है। और क्या दे रखा है, खर्च की गई राशि कितनी दे रखी है, आयोजन पर व्यय 4,000। तो ये 14,000 यानी 14,000 जब आप घटाएंगे तो खेल निधि का जो शेष रहेगा वो कितना आ जाएगा, 40,000। 54 में से 10 और 4 लेस कर दिया है।
इसके बाद में क्या सूचनाएं दे रखी है अपने को, देखिए सामान्य निधि है 80,000, निधि पर विनियोग है 80,000। तो सामान्य निधि कहाँ आएगी, सामान्य निधि का जो बैलेंस है ओपनिंग 80,000 और जो विनियोग है, विनियोग की राशि कहाँ जाएगी, संपत्ति पक्ष में। ये विनियोग की राशि यहां लिख देंगे 80,000। अगली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सामान्य निधि विनियोगों पर ब्याज, और इन पर जो ब्याज प्राप्त होता है वो संबंधित निधि में जोड़ा जाएगा। तो 8,000 रुपए जो है इसके अंतर्गत हम ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 88,000, 88,000 रुपए जो है इसके अंतर्गत हम जोड़ करके लिखेंगे। तो ये जो आपकी निधि से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो तुलन पत्र में इस प्रकार दर्ज की जाएगी। अब देखिए इसके अंतर्गत आपको आय व्यय खाता भी कहता है। आय व्यय खाते में कब जाएगी, जब निधि में हस्तांतरित राशि से ज्यादा राशि खर्च हो जाती है तो वह राशि आय व्यय खाते में दर्शाई जाएगी। कैसे कि भाई निधि का शेष 54 है, अगर 60,000 खर्च हो जाता तो 6,000 रुपया कहां से चार्ज किया जाता, आय व्यय खाते से उस राशि का हस्तांतरण किया जाता। क्लियर है। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 31 मार्च 18 को समाप्त वर्ष के लिए बॉम्बे वुमेन क्रिकेट क्लब का आय व्यय खाता या तुलन पत्र तैयार करते समय निम्न मदों के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है, वर्ष के दौरान स्थायी पवेलियन के निर्माण हेतु 12,25,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। किसी उद्देश्य विशेष के लिए राशि प्राप्त होती है, दायित्व पक्ष में दर्ज की जाती है, और मार्च 2018 तक जो निर्माण व्यय है उस प्राप्त राशि में से जो राशि खर्च होती है उसे घटा दिया जाएगा। और पवेलियन निर्माण पर व्यय की कुल अनुमानित लागत, इसको अपने को दर्ज नहीं करना है। क्या है, प्राप्त राशि में से खर्च की गई राशि जो है क्या करेंगे, हम चिट्ठे में से घटा देंगे। दायित्व पक्ष में प्राप्त 12,25, खर्च 10,80 घटा देंगे, शेष बैलेंस रह जाएगा। नेक्स्ट लिखता है टूर्नामेंट निधि 1 अप्रैल 17 को शेष यानी प्रारंभिक शेष है 10,700। निधि के संदर्भ में मैंने क्या बताया था, प्रारंभिक शेष जो राशियां प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है जोड़ेंगे, और जो खर्च की गई राशि है उसे निधि में से घटा दिया जाएगा। और ये सारा जो प्रदर्शन है वो दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। तो प्रारंभिक शेष, प्राप्त चंदा जो है जोड़ देंगे, और टूर्नामेंट के दौरान जो व्यय किए गए हैं उस राशि को घटा दिया जाएगा। और जो आपका वर्ष के दौरान प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है, क्योंकि देखिए शब्द का प्रयोग क्या लिखा है, आजीवन सदस्यता शुल्क, इसका मतलब यह पूंजीगत मद है, और पूंजीगत मद होने के कारण कहाँ दर्ज होगी, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इस राशि को लिखा जाएगा। किस प्रकार प्रदर्शन होगा, सबसे पहले तो पवेलियन निर्माण के लिए जो प्राप्त अनुदान है 12,25,000, कितना आ जाएगा, ग्रांट रिसीव्ड पवेलियन फंड में 12,25,000, और इसमें से कितनी राशि खर्च की गई है पवेलियन पर, खर्च जो किया गया है वह राशि दे रखी है 10,80,000। खर्च की गई राशि इसमें से घटा दी जाएगी। ये आपका 10,80,000। तो 10,80,000 घटाने पर कितनी राशि आएगी, 1,45,000। ये आपका आ गया 145,000, 1,45,000। इसके बाद में क्या सूचनाएं दे रखी है, इसके बाद जो सूचनाएं हैं वो आपको दे रखी है टूर्नामेंट निधि का प्रारंभिक शेष जो है 10,700, प्राप्त चंदा 65,800 जुड़ जाएगा, और जो खर्च की गई राशि है, कितना राशि खर्च की है अपने ने, 72,400 रुपए इसमें से घटा देंगे। कैसे, ओपनिंग शेष 10,700, ये आपका ओपनिंग शेष 10,700। कितना राशि प्राप्त हो रही है, राशि प्राप्त हो रही है 65,800। ये 65,800 क्या करने हैं, इसके अंतर्गत जोड़ने, तो ये आपका आ जाएगा 76,500। और 76,500 में से खर्च कितना हुआ है, खर्च की राशि दे रखी है आपको 72,400।
400। तो जितना भी निधि में से खर्च किया जाता है घटा दिया जाएगा। तो 76 में से आप 72,400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 72,400। ये राशि आ जाएगी आपकी 4,100 रुपये। और नेक्स्ट सूचना क्या दे रखी है? अगली इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है वर्ष के दौरान प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क। तो निश्चित रूप से जो आजीवन सदस्यता शुल्क होता है पूंजीगत मद है और इसे हम क्या करते हैं? दायित्व पक्ष में प्रदर्शित करेंगे। तो दायित्व पक्ष में आ जाएगा 28,000। इस प्रकार से जो है इन सूचनाओं को हम चिट्ठे में प्रदर्शित करेंगे। तो अलाभकारी संस्थाओं में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।